यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों का हल देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के प्रश्नों का हल कर चुके हैं। इसमें हम प्रश्न संख्या 5 से और अंत तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। इसमें 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। यहाँ पे दो आकृतियाँ दी हुई हैं, दो आलेख दिए हुए हैं और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें कौन सा समीकरण इस आलेख का होगा और कौन सा इसमें समीकरण इस आलेख का होगा, ये मुझे बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आलेख पे ध्यान देते हैं कि हमारा आलेख क्या है। तो आलेख जो दिया हुआ है वो यहाँ पे देखें, ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है। जो एक रेखा खींची गई है जो कि मूल बिंदु से होकर के जा रही है रेखा, ये मूल बिंदु है और एक रेखा खींची गई, ये रेखा 3 बिंदुओं से होकर के जा रही है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। एक बिंदु आपका -1,1 है, एक 0, 0 है और एक 1,-1 है। अगर ये 3 बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा है वो अगर इसमें चारों में से कौन से समीकरण को संतुष्ट करती है, अगर ये तीनों बिंदु किसी एक ही समीकरण को संतुष्ट करेगी वो इस रेखा का समीकरण हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरे प्रश्न में भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे जो बिंदु हैं वो 3 वो कौन कौन से हैं। तो तीनों बिंदुओं का पहले हम नाम लिख लेते हैं। तीनों बिंदु कौन कौन से पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है हमारा बिंदु -1,1 और एक बिंदु है 0,0 एवं एक बिंदु है 1,-1। ये 3 बिंदु दिए हुए हैं और ये तीनों बिंदु किस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो पहला जो हमारा समीकरण दिया हुआ है वो हमारा पहला समीकरण है, देख लें यहाँ पे पहला समीकरण है y बराबर x, दूसरा है x + y = 0, तीसरा है y बराबर 2x और चौथा है 2 + 3y = 7x। तो यहाँ हम नोट करते रहेंगे। तो पहला समीकरण है y बराबर x, y बराबर x। अब इन तीनों बिंदुओं को इस पर सेटिस्फाई करते हैं कि क्या इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो ये करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे -1 और 1 यानी y और x बराबर होना चाहिए, तो ये पहला बिंदु नहीं होगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे हम x का मान होता है और ये y का मान होगा। तो यहाँ पे 1 ≠ -1, तो ये बिंदु नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ये जो 3 बिंदु हैं वो इस रेखा से होकर के जाएंगे ही नहीं। तो जैसे एक बिंदु हमें मिला कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे अगला चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लिख देंगे यहाँ पे, अतः समीकरण y बराबर x इस आरेख का नहीं है। चलिए दूसरे पे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा हमारा जो है समीकरण उसको भी चेक कर ले। वो हमारा x + y = 0, x + y = 0। तो यहाँ पहले बिंदु की अगर हम बात करें तो ये आपका x दिया है -1 + 1 और ये हो जाता है आपका 0, क्योंकि -1 और +1 0 हो जाता है। ये सही है क्योंकि 0 बराबर 0 आ रहा है, 0 बराबर 0 हो रहा है। अब हम पहले बिंदु के लिए हो गया। दूसरा बिंदु देखेंगे। यहाँ पे दूसरा बिंदु आपका क्या होगा, 0,0, वो भी करके देख लेते हैं। तो 0 + 0 बराबर 0 होगा, क्योंकि 0 बराबर 0 हो जाएगा। यानी दूसरे बिंदु की हम बात कर लें, ये हमने पहला बिंदु लिखा है, इसको हम मान लेते हैं A जो कि पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की बात करें जो B, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लास्ट पॉइंट पर चले जाएंगे जो C पॉइंट है, यानी तीसरा पॉइंट है, वो है आपका 1,-1 यानी 1 और +-1 बराबर 0 होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए आप 1 - 1 = 0 यानी 0 = 0। तो यहाँ देख रहे तीनों पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे, अतः x + y = 0 इस आरेख
का समीकरण है, इस आरेख का समीकरण है। तो मुझे अगला आप चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें ये पता हो गया कि जो आपका विकल्प है, ये विकल्प आपका दूसरा विकल्प सही होगा, x + y = 0, ये सही होगा। इस तरीके से अगर आप चाहें तो तीसरे विकल्प भी चेक कर लेंगे और चौथे को भी चेक कर लेंगे, जो कि ना तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना इसको सेटिस्फाई करेगा। पहले को भी सेटिस्फाई नहीं किया है तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जो आकृति 4.7 है इसके बारे में भी देख लेंगे। आकृति 4.7 के लिए ये आरेख दिया हुआ है। इसमें भी मुझे देखना है कि कितने बिंदु होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 बिंदु के बारे में बोल रहे हैं, एक है 0,2 और एक है 2,0। तो लिखेंगे यहाँ पे जो बिंदु होंगे आपके वो बिंदु हैं 0,2 एवं 2,0। तो 0,2 और 2,0 ये 2 बिंदु हमें मिल गए हैं। चलिए इसको भी हम चेक करना शुरू करते हैं। तो जो पहला हमारा समीकरण है, पहले समीकरण से हम शुरू करेंगे। तो पहला समीकरण हमारा है y = x + 2, दूसरा है y = x - 2, तीसरा है y = -x + 2 और चौथा है x + 2y = 6, यहाँ 6। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा समीकरण इस आरेख का समीकरण होगा? तो पहले से हम चेक करना शुरू करेंगे। y = x + 2, तो y = x + 2 की बात करें, जो कि पहला समीकरण दिया हुआ है, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? तो दोनों बिंदु को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये x है और ये y है। तो y की जगह पर 2 लिखेंगे, x की जगह पर 0 लिखेंगे, +2। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 = 2 आपको मिल रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम दूसरे बिंदु की भी बात कर लें इसी समय, तथा यहीं पर नोट कर लेंगे y = x + 2 है, तो y यानी कि 0। तो 0 बराबर x की वैल्यू है 2, तो 2 + 2। तो यहाँ देखिए आप 0 ≠ 4, क्योंकि 2 और 2 4 होगा। तो सेटिस्फाई ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है सेटिस्फाई, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये समीकरण इस आरेख का नहीं होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे कि विकल्प सही नहीं होगा। अब हम दूसरे पे चेक कर लेते हैं। दूसरा विकल्प हमारा क्या था? y = x - 2 है। इसको भी हम चेक करते हैं। तो जो हमारा पॉइंट है 0,2 है, तो x y यानी कि 2 0 - 2, तो यहाँ 2 - 2, 0 में से 2 जाएगा -2, ये भी आपका इक्वल नहीं होगा। तो जब ये एक ही बिंदु पे पहला ही बिंदु इक्वल नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें अगले विकल्प पे चलना है, तीसरे विकल्प पे। तीसरा विकल्प हमारा क्या था कि y = -x + 2, y = -x + 2 है। इसको भी हम चेक कर लें। तो जो हमारा पॉइंट है 0,2, 2 लिखेंगे y की जगह पर, x की जगह 0 + 2, तो ये हो गया 2 = 2, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम अगले वाले पॉइंट पे चलेंगे यहाँ पे, एवं दूसरा पॉइंट आपका 2,0 है, यानी 0 = -2 + 2, तो 0 = -2 + 2 आपका 0 ही हो जाएगा। यानी ये दोनों को संतुष्ट कर रहा है, 2 = 2 और 0 = 0 संतुष्ट कर रहा है। तो लिखेंगे अतः समीकरण y = -x + 2 इस आरेख का समीकरण है, इस आरेख का समीकरण है। तो इसमें ये विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में दूसरा विकल्प आपका सही था और इस वाले में तीसरा विकल्प आपका सही है, जिसमें चौथे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तीसरा विकल्प मिल चुका है। इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया गया है। इसमें केवल हमें ये ध्यान देना होता है कि जो हमारा आरेख है, इस पे कौन कौन सा पॉइंट आपका पड़ रहा है। इसमें 3 पॉइंट पड़ रहे हैं। अगर इसमें जो समीकरण दिए गए हैं यहाँ पे, ये समीकरण कोई भी एक समीकरण जो होगा इन तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा, तो हम कहेंगे कि हाँ वो समीकरण इस आरेख का समीकरण होगा। उसी प्रकार से इसमें भी। तो हमने पहला और दूसरा सब क्वेश्चन सॉल्व किया। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए।
और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आरेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक या 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। यहाँ मुझे कार्य ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, इसमें एक अचर बल दिया हुआ है। अचर बल कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब इसमें दिया हुआ है कि जो किया गया कार्य है वो पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना पिंड द्वारा किया गया कार्य x तथा तय की गई दूरी y मीटर है। यानी जो प्रश्न कह रहा है उसमें हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न हमारा कह रहा है किया गया जो कार्य है यानी x वो चली गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है, यानी x अनुक्रमानुपाती y। अगर आप जानते हैं कि जब हम अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ पे मुझे एक कांस्टेंट लेना होता है। मैंने मान लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया k और ये हो गया y। आगे लिख देंगे जहाँ k एक अचर बल है, क्योंकि दिया हुआ था प्रश्न में कि एक अचर बल द्वारा। तो x बराबर ky, ये आपका दो घात समीकरण बन गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो x बराबर ky हो गया, यानी x बराबर, अगर वहाँ पे दिया हुआ था कि अचर बल जो है वो 5 मात्रक लिया जाए तो एक की जगह पर 5 लिख देंगे, x बराबर 5y। तो ये आपका समीकरण बन गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब आगे दिया था इन्होंने कि इसका एक आलेख खींचिए। तो आलेख हम कैसे खींचेंगे, उसके लिए मुझे पॉइंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में इसके बिंदु के लिए हम एक सारणी बना लेते हैं। इस समीकरण के लिए सारणी, तो एक हम इसके लिए सारणी बनाएंगे, एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम कम से कम दो बिंदुओं को हम स्थापित करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं एक x है और एक y है, तो आपका जो निर्देशांक होगा वो xy हो जाएगा। और यहाँ पे हमें 2 पॉइंट यानी 2 बिंदु को प्रदर्शित करना है जिससे कि हम किसी भी रेखा को खींच सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे अगर हम y की जगह पर 0 लिख देते हैं तो जब y का मान 0 लेंगे तो 5 शून्यम 0 यानी x बराबर 0 हो जाएगा। तो एक बिंदु हमें मिल गया 0,0, एक बिंदु हमें मिल गया 0,0। अगर हम y की जगह पर यहाँ पे कोई और मान ले लें, मान लीजिए y की जगह पर मैंने ले लिया 1 लिया, तो x बराबर हो जाएगा आपका, क्योंकि 5 करना 5, तो बिंदु आपका होगा 5,1। यहाँ पे हमें बिंदु मिल गया 5,1। अब इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा आपको निकालनी है। क्या होगा, तो देखिए 0,0 ये वाला जो बिंदु होगा 0, क्योंकि आपका ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। इसमें ये आपका मूल बिंदु होता है जिसको हम 0,0 निरूपित करते हैं। ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इसी तरीके से एक लाइन और इधर ले लेंगे तो हो जाएगा ये 5 आपका x पे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक पॉइंट 5, यानी 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इन बिंदुओं को कैसे प्रदर्शित कर देंगे। 0,0 आपका ये बिंदु हो गया। अब 5,1 हमें प्रदर्शित करना है, तो x पे मुझे 5 जाना है और y पे मुझे 1 जाना है। तो 1 2 3 4 5 और y पे मुझे 1 जाना होगा, यानी इसके सीध में हम यहाँ पे पहुँचेंगे। ये जो पॉइंट होगा आपका हो जाएगा 5,1, और हम एक पटरी रख करके हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। तो ये जो ग्राफ मिलेगा ये आपका आरेख होगा, ये हो जाएगा x बराबर 5y का। आगे उसी में दिया हुआ था
कि क्वेश्चन था आपका पहला सवाल उसी में, छठा का पहला, कि अगर दो मात्रक हो तय की गई दूरी, दो मात्रक हो तो तय की गई दूरी मतलब y, तो क्या होगा, तो x बराबर चूंकि 5y है जैसा कि समीकरण दिया ही है, यदि तय की गई दूरी, तय की गई दूरी यानी कि y बराबर दो मात्रक, अगर दो मात्रक की बात कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ x बराबर क्या होगा, x बराबर 5 गुणे 2 यानी कि 10 मात्रक, ये हो गया आपका 10 मात्रक। और x क्या होगा, किया गया कार्य, तो पूछ रहे थे किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य बराबर 10 मात्रक। इसी तरीके से इसका दूसरा प्रश्न भी दिया हुआ है, आप देखें तो x बराबर 5y, अब लिखा है कि चूंकि तय की गई दूरी बराबर 0 मात्रक है, यानी कोई दूरी तय नहीं की गई है, तो जब दूरी नहीं तय की गई तो इसीलिए किया गया जो कार्य होगा यानी कि x बराबर 5 गुणे y 0, तो ये हो गया 0 मात्रक। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, यहाँ पे देखें, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आगे इन्होंने हिंट दिया है कि आप उनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। इस आलेख का, इस समीकरण का आलेख खींचिए, आलेख भी हमें खींचना है। तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे कि माना यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान बराबर x रुपया और फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान बराबर y रुपया। प्रश्न क्या कहता है कि दोनों मिलाकर के 100 रुपये देते हैं, यानी प्रश्नानुसार यामिनी ने x रुपये दिया, फातिमा ने y दिया, दोनों को मिलाकर के 100 रुपये हो गया। यह आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण मिल गया। आगे इन्होंने कहा है इसका आरेख भी खींचना है। तो जानते हैं आप आरेख के लिए हमें सारणी बनानी होगी। इस समीकरण के लिए सारणी, एक हम सारणी तैयार कर लेते हैं x y और x y, और हम इस सारणी में कम से कम दो बिंदु अवश्य प्राप्त करेंगे भिन्न भिन्न, जिनकी सहायता से हम एक रेखा खींच सकें। तो देखते हैं कि कौन कौन सा बिंदु हो सकता है वो। अब देखिए यहाँ पे अगर हम y की जगह पर 0 ले लें तो x का मान क्या होगा। अगर y की जगह पर 0 ले लेते हैं तो x धन 0 बराबर 100, यानी x बराबर 100 मिल गया। तो यहाँ हो गया 100, तो ये हो गया 100, 0। अगर हम x की जगह पर 0 ले लेते हैं तो y का मान 100 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 0, 100। तो दो बिंदु आपको मिल गया 100, 0 और 0, 100, और हमें इसको ग्राफ पे निरूपित करना है। और तो ग्राफ पे निरूपित करने के लिए हम यहाँ पे देखिए, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। यहाँ देख लें हम इसको 25-25 मान सकते हैं, क्योंकि 100 दिया हुआ 25 चौका 100, जिससे कि हम आसानी से इसमें बिंदुओं को निरूपित कर लें। या आप 50-50 चाहें तो 50-50 भी मान सकते हैं।
अगर आप 50 मानते हैं तो ये आपका 50 हो जाएगा, या 100 50 ही मान लें तो 50, ये हो गया 100, ये हो गया आपका 150, ये हो गया 200। इसी तरीके से ये आपका हो गया 50, 100, 150 और 200। अब अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं -50, -100, इस वाले बिंदु को -150, ऐसे इधर भी। ये आपका मूल बिंदु होगा जो कि 0 होगा, 0,0। ये आपका -50, -100 और इसी तरीके से -150 और इसी तरीके से और भी नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ 100,0 कहाँ पे पड़ेगा? x पे मुझे 100 जाना है और y पे 0 जाना है। तो x पे मुझे 100 जाना है, तो देखिए यहाँ पे ये बिंदु हो गया, y पे 0 जाना है, मतलब यही बिंदु होगा आपका। तो ये जो बिंदु है ये आपका हो गया 100,0। तो ये एक निर्देशांक मुझे मिल गया है। इस तरीके से 0,100 यानी x पे मुझे 0 जाना है, यही रहेंगे। y पे 100 जाना है यानी 50 फिर 100, ये बिंदु जो होगा आपका वो 0,100 होगा। और इस बिंदु को हम एक पटरी की सहायता से मिला देते हैं, जो कि हमारा आरेख कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों बिंदुओं को हम एक पटरी की सहायता से मिलाते हैं। तो ये जो मैंने आरेख खींचा है यही आरेख हो गया आपका x + y = 100 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, F = 9/5 C × 32। तो पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। यानी मुझे एक आलेख खींचना है। दूसरा दिया हुआ है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तीसरा है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। चौथा है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम बारी बारी से एक एक करके हल करेंगे। तो ये हमारा एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिया है, इसमें एक चर आपका f है और दूसरा चर c है। और उसके आधार पे मुझे सेल्सियस को यानी c को मुझे x अक्ष पे डिनोट करना है और y यानी कि जो आपका f दिया हुआ है उसको हमें y अक्ष पे डिनोट करना है और एक आलेख खींचना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो जो हमारा समीकरण है वो है F = 9/5 C × 32। आप जानते हैं जब किसी भी समीकरण का आलेख खींचना होता है तो उसके लिए मुझे 2 बिंदु चाहिए कम से कम उस रेखा को खींचने के लिए। तो इसके लिए या इस समीकरण के लिए सारणी, एक हम सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि एक सारणी में हमें लिखना पड़ेगा C और एक लिखना पड़ेगा F। और फिर इसके बाद में चूँकि यहाँ पे ध्यान देना है कि सेल्सियस को x अक्ष मानने के लिए बोला था, तो ये आपका x भी हो सकता है, यानी इसको आप x लिख सकते हैं और इसको आप y लिख सकते हैं। और यहाँ जो पॉइंट मिलेगा आपका वो x, y होगा। इस तरीके से हम एक सारणी तैयार कर लेते हैं और हम कम से कम 2 बिंदु यहाँ से हम प्राप्त करेंगे जिससे कि हम एक रेखा खींच सकें। चलिए देखते हैं यहाँ पे f की जगह पर यानी c = x है, f = y है, तो x, y हो गया। यहाँ पे c दिया हुआ है, अगर c की जगह पर हम मान लेते हैं 5 रख दें, c बराबर अगर हम 5 रखते हैं यानी x = 5 हो गया, तो 5 और 5 यहाँ रखने पर 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेगा। 9 और 32 आपका हो जाएगा 41 यानी 41। तो बिंदु मिल गया आपका 5,41। इसी तरीके से अगर हम f की जगह पर -5 लिख लेते हैं,
यानी कि सॉरी सी की जगह पर अगर -5 लिखते हैं तो ये 5 कटेगा, -1 होगा, -1 का गुणा 9 से करेंगे तो -9 होगा। 32 में से अगर हम 9 निकाल देंगे तो मुझे मिलेगा 23। तो यहाँ पे हो गया -5, 23। इस तरीके से मुझे 2 बिंदु मिल गए। अब इन 2 बिंदुओं को हम एक ग्राफ पेपर पे व्यवस्थित कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम 5-5 करके बनाते हैं तो ये 5-5 का एक कॉलम बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं। तो हमें जो बिंदु निरूपित करना था वो 5, 41, यानी कि एक्स अक्ष पे मुझे 5 जाना है, ये पॉइंट हो गया। और वाई पे मुझे 41 जाना है, यानी 40 से थोड़ा सा एक ऊपर। तो ये हो गया 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, यानी ये पॉइंट आपका 40 का हुआ। इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ये हो जाएगा बिंदु आपका 5, 41, ये जो बिंदु दिया हुआ है। अब हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं। तो दूसरा बिंदु हमारा है -5, 23, यानी एक्स अक्ष पे मुझे -5 जाना है। तो आप जानते हैं कि एक्स डैश की तरफ मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि माइनस में जाना है। तो ये -5 मिल गया। वाई अक्ष पे मुझे 23 जाना है, यानी 20 और 25 के बीच में। तो 5, 10, 15, 20, 25, तो 20 और 25 के बीच में 23 आपका यहीं पड़ेगा। ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु आपका हो जाएगा -5, 23। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को हमें एक पटरी रख करके मिलाना होगा। यहाँ पे आप चाहें तो इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ग्राफ आपका हो गया f बराबर 9/5 c धन 32 के लिए ये ग्राफ हो गया। यानी पहला क्वेश्चन आपका इस ग्राफ पे ही तैयार हो गया। अब इसके बाद में हम आते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। इसका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो, यानी C बराबर यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस, तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा? तो आप जानते हैं F बराबर होता है, यहाँ दिया हुआ है 9/5 C धन 32। तो 9/5 और C की जगह पर हम 30 लिख लेंगे, धन 32। 5 × 9 5, 5 × 30, 9 × 54 और धन 32। तो ये 4 2 6 5 3 8, तो ये हो गया 86 डिग्री फारेनहाइट। तीसरा क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, यदि तापमान 95 डिग्री फारेनहाइट हो, यानी F बराबर 95 डिग्री फारेनहाइट, तो C की वैल्यू यानी सेल्सियस में तापमान बताना है। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि F बराबर दिया हुआ है 9/5 C धन 32। इसको हम लिख सकते हैं, इधर लाएंगे, यानी C की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो ये हो जाएगा F - 32 बराबर होगा 9/5 C, या C बराबर अगर हम देखें तो ये 5 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, यानी 5/9 और हो जाएगा F - 32। यहाँ पे हम F की वैल्यू जो है वो रख लेंगे 5/9, F की जगह पर 95 - 32, तो 5/9। 95 32 निकालेंगे, 5 में से 2 निकल गया यहाँ पे 3, और 9 में से 3 निकल गया 6। 9 × 9 9 7 63, 7 5 35, तो ये हो गया आपका 35 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो, यानी C बराबर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस हो, तो फारेनहाइट में क्या होगा? तो F बराबर 9/5 C धन 32 बराबर 9/5 C की जगह पर 0 और 32 प्लस 32। यहाँ पे ये 9/5 को 0 से गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा, 32 में 0 जोड़ेंगे तो ये 32 डिग्री फारेनहाइट हो गया। उसी प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट हो, यानी F बराबर दिया हुआ है कि अगर 0 डिग्री फारेनहाइट हो तो C बराबर बताइए क्या होगा?
तो यहाँ हम देख चुके हैं कि C बराबर हमारा क्या होता है। C बराबर है 5/9 F माइनस 32। तो 5/9 F की जगह पर 0 माइनस 32। तो इसका जब 0 में से 32 निकालेंगे तो माइनस 32 होगा। इसका गुणा जब करेंगे तो माइनस 5 दूनी 10, 5 3 15 और एक 16/9, 160/9 हो जाएगा। अब इसको भाग करेंगे जब तो ये दशमलव में आएगा, या आप एक माइनस 160/9 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डिग्री सेल्सियस माइनस, अगर भाग किया जाए 9 से 160 को 9 से भाग कर लें 160 को तो 9 दूनी 18 ज़्यादा होगा, 9 1 9 9 8 17 यानी कि 80 हो जाएगा। 9 9 81 यानी कि यहाँ पे होगा 9 8 72, बचेगा आपका 8, जो कि हो गया यहाँ 18 सही 8/9 डिग्री सेल्सियस। लास्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान हो, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि दोनों में कौन सा तापमान सिमिलर होगा, सेम होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों में सेम हो? तो वो आपका तापमान है -40 डिग्री सेल्सियस, और उसे मुझे ज्ञात करना है कि किस तरीके से क्या होगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं F बराबर 9/5 C धन 32। तो दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में समान हो, तो चूँकि F आपका और C ये दोनों सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कितने पे होगा? तो F की जगह C या C की जगह पे आप लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे C बराबर 9/5 C धन 32। अब यहाँ पे C माइनस 9/5 C बराबर 32। 5 1 5, 5 C में से 9 C निकालेंगे तो -4C/5 बराबर 32 हुआ। अब अगर हम C की वैल्यू निकालना चाहें तो हो गया 32 गुणे ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा और -4 आ जाएगा नीचे। 4 1 4, 4 8 32, तो 8 5 40, -40 हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसीलिए आपका -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों ये सेम होगा।